मित्रों, पेज नंबर 210 पे दिए गए सवाल नंबर 11 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 210 सवाल नंबर 11। इस सवाल के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास दो पुराने साझेदार है, प्रेरणा और पीयूष, और एक नया साझेदार धंधे के अंदर आ रहा है, वो है पोइनी। राइट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं समायोजन नंबर 1। तो नंबर 1 पे लिखा है पोइनी पूंजी पेटे रुपये 62,500 और अपने बाकी ख्याति पेटे रुपये 24,000 क्या करेगी, रोकड़ में लाएगी। ख्याति की रकम में से वह 60% रकम क्या करती है, तुरंत ही निकाल लेती है, तुरंत ही निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं पोइनी पूंजी पेटे कितना ला रही है, 62,500। तो पोइनी कौन है, नए साझेदार है। तो नए साझेदार की पूंजी अपने कहाँ पे लिखते हैं, हमेशा पूंजी या चालू खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाते, रोकड़ खाते पोइनी के अंदर लिखेंगे कितना, 62,500। राइट, और रोकड़ या बैंक खाते के उधार तरफ लिखेंगे पोइनी खाते, पोइनी खाते रकम लिखेंगे कितना, 62,500। क्लियर। उसके बाद आपको दी हुई है ख्याति। तो पोइनी अपने बाकी ख्याति पेटे कितना रोकड़ ला रही है, 24,000 रोकड़ लाएगी। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति की हिसाब की असर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको प्रेरणा और पूंजी का पुराना अनुपात दिया है, वो भी पूंजी के प्रमाण में बांटते हैं। तो प्रेरणा और पीयूष की पूंजी कितनी दी हुई है आपको, 50,000 और 1,50,000। इसके ऊपर से अपने अनुपात निकाल देते हैं। तो 50,000 और 1,50,000 के अनुपात निकाला इसके ऊपर से, तो कितना आया, 5:15। इसको काट दिया, 5 × 5, 5 दिया 15, यानी 1:3। राइट, ये क्या आया आपका पुराना अनुपात, जो पूंजी के प्रमाण के अनुसार था। तो पुराना प्रमाण कितना है, 1:3। अब देखिए सवाल के अंदर कहीं भी आपको नया अनुपात दिया हुआ नहीं है और नए साझेदार का कोई हिस्सा दिया गया है। राइट, तो उस समय क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, नए नियम के अनुसार, जब आपको साझेदार का पुराना अनुपात ही दिया हो और नया अनुपात कहीं भी उल्लेख ना हो या नए साझेदार के हिस्से का कहीं उल्लेख ना हो, तो जो पुराना अनुपात होगा वही आपके त्याग का अनुपात ही होगा। तो पुराना अनुपात कितना है, 1:3। तो त्याग का अनुपात भी कितना आएगा, 1:3। क्लियर। जब कहीं भी उल्लेख न हो तो जो आपका पुराना अनुपात हो उसी को अपने क्या करेंगे, त्याग का अनुपात मानेंगे। क्लियर। राइट, तो त्याग का अनुपात यहाँ पे कितना आया, 1:3। अब कितनी रोकड़ ख्याति में ला रही है, 24,000 ला रही है। तो रोकड़ ख्याति में लाए तब, सॉरी, ख्याति रोकड़ में लाए तब, ख्याति रोकड़ में लाए तब। तो जब नया साझेदार ख्याति पेटे रोकड़ ला रहा हो, रोकड़ पेटे क्या ला रहा हो, ख्याति ला रहा हो, तो उस समय रोजनामचा होता है रोकड़ खाते उधार, क्या करेंगे, रोकड़ खाते उधार ख्याति प्रीमियम खाते का, क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते का। राइट, अब यहाँ पर कितनी ख्याति ला रहा है वो, 24,000। यहाँ पे भी लिखेंगे कितना, 24,000। राइट, दूसरा इसका रोजनामचा करेंगे, क्या करेंगे, ख्याति को त्याग के अनुपात में क्या करेंगे, पुराने साझेदार के बीच में बांटेंगे। तो रोजनामचा क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते उधार, क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते उधार, उधार पुराना साझेदार कौन है, प्रेरणा और पीयूष। तो लिखेंगे प्रेरणा खाते का और पीयूष खाते का, पीयूष खाते का। तो ख्याति कितनी है अपनी, 24,000। 24,000 को कौन से अनुपात में बांटोगे आप, त्याग के अनुपात। त्याग का अनुपात कितना है, 1:3। तो आएगा कितना, 6,000 और 18,000। क्लियर। ओके,
तो इस प्रकार पुराने अनुपात में ख्याति को क्या, सॉरी त्याग के अनुपात में ख्याति को क्या करेंगे, बांट। ख्याति की एंट्री को कर लेते हैं। तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे अपने, क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते। यहाँ लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते। साझेदारों के बीच में बांट रहा है तो कितना आया, प्रेरणा का 6000 और 18000, तो यहाँ लिखेंगे 6000 और यहाँ लिखेंगे 18000। क्लियर। और रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते। ख्याति प्रीमियम खाते कितनी रकम है, 24000। ओके। उसके बाद आपको लिखा है कि 60% रकम पुराने साझेदार क्या करते हैं, तुरंत ही निकाल लेते हैं। तो आपकी ख्याति कितनी थी, 24000। अब 24000 का अपने कितना परसेंट करेंगे, 60%। तो 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ख्याति कितना आया आपका, 14400। कितना ख्याति आया, 14400। वो क्या कर रहे हैं, ख्याति को तुरंत ही क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। तो तुरंत ही निकालेंगे तो अपने क्रॉस एंट्री करेंगे। तो पहले आपने क्या किया था, पुराने साझेदार के खाते क्या किया था, जमा किया था। अब पुराने साझेदार खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो लिखेंगे ख्याति तुरंत निकाल ले तब, निकाल ले तब रोजनामचा क्या होगा, प्रेरणा खाते उधार, प्रेरणा खाते उधार, पीयूष खाते उधार, खाते उधार और रोकड़ खाते का। रोकड़ जा रही है तो जाए तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। रोकड़ खाते का 14400 को त्याग के अनुपात में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो त्याग के अनुपात में बांटा तो कितना आएगा, चलो बताओ। अच्छा कितना, 3600 और दूसरे का कितना आएगा, 10800 यानी 14400। क्लियर। अब इसकी अपने क्या करेंगे, खतौनी कर देंगे अपनी। तो दोनों खाते क्या है अपने, उधार है। तो उधार तरफ लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में, यहाँ लिखेंगे क्या, रोकड़ खाते। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते। प्रेरणा के अंदर कितना लिखेंगे, 3600 और उसमें लिखेंगे कितना, 10800 पीयूष के अंदर। क्लियर। और रोकड़ खाता जमा है तो जमा पक्ष में लिखेंगे और नाम किसका लिखेंगे, प्रेरणा और पीयूष का। तो यहाँ पर लिखेंगे जमा पक्ष में प्रेरणा खाते, प्रेरणा खाते 3600 और पीयूष खाते, पीयूष खाते करके लिखेंगे कितना, 10800। क्लियर। ओके। तो जब ख्याति रोकड़ में तुरंत निकाल ले तो उस समय रोजनामचा क्या होता है, पुराने साझेदार खाते उधार रोकड़ खाते का, और ख्याति रोकड़ में लाए तब रोकड़ खाते उधार पुराने साझेदार के पूंजी खाते का। क्लियर। चलिए दूसरे समायोजन में देखिए क्या है। स्टॉक और यंत्र की बाजार कीमत 20000 और 1,20,000 है। तो देखिए स्टॉक कितना दिया है आपको सवाल के अंदर, तो स्टॉक आपको दिया गया है कितना, 17,500। तो संपत्ति लेना की तरफ लिखेंगे अपने, स्टॉक 17,500 और उसकी बाजार कीमत कितनी है, 20,000। तो 17,500 का 20,000 हुआ यानी वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 2500 की। तो 2500 प्लस कर दिया, बाहर गया कितना, 20,000। ओके। जब आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है तो आपको क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक खाते, कितना लिखेंगे, 2500। राइट। स्टॉक करके कितना लिखा, 2500। फिर यंत्र की बाजार कीमत कितनी है, 1,20,000 और अंदर यंत्र कितना दिया है, 1,07,500। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र 1,07,500। 1,20,000 कीमत हो रही है बाजार कीमत, तो वृद्धि हो रही है कितनी, 12,500 की। यहाँ लिखेंगे कितना, 1,20,000। क्लियर, आ रहा है समझ में। वृद्धि हो रही है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे, जमा पक्ष में। यहाँ लिखेंगे यंत्र खाते, कितने की वृद्धि हो रही है, 12,500 की। क्लियर।
ओके, जब भी आप संपत्ति में प्लस करो तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में, और घटाओ तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में प्लस करेंगे तब, और घटाएंगे तब उधार पक्ष में लिखेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत और 2% बट्टा अनामत का प्रावधान कीजिए। तो देनदार अंदर कितना दिया है, तो देनदार की अंदर रकम दी हुई है कितनी, 30,000। तो यहाँ देनदार करके कितना लिखेंगे, 30,000 माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत। तो डूबत ऋण अनामत कितना प्रतिशत का हुआ है आपको, 10%। तो 30,000 का 10% किया तो कितना आया, 3,000। नीचे कितना लिखा, 27,000। अब आपको कहा हुआ है कि 2% बट्टा अनामत गिनो, तो माइनस करेंगे बट्टा अनामत कितना प्रतिशत है, 2%। तो 27,000 का 2% किया तो कितना आया, 540। माइनस किया तो 26,460 बाहर गए। राइट, अब ये डूबत ऋण अनामत और बट्टा अनामत दोनों घटाया है तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में आएगा, उधार पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे अपने डूबत ऋण अनामत। अब डूबत ऋण अनामत जब भी आप लिखो तो खास देख लो कि सवाल के अंदर कहीं डूबत ऋण अनामत क दिया है, यानी पुराना डूबत ऋण अनामत दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको डूबत ऋण अनामत पुराना दिया गया नहीं है, तो डूबत ऋण अनामत की रकम डायरेक्ट बाहर लिखेंगे कितना, 3,000। अगर दिया होता तो डूबत ऋण अनामत स माइनस डूबत ऋण अनामत क करते। यहाँ लिखेंगे बट्टा अनामत, उसकी रकम भी डायरेक्ट बाहर जाएगी। तो बट्टा अनामत कितना है, 540। क्लियर, ओके। उसके बाद आपको दिया है लेनदार को 30,000 चुकाने पड़ेंगे। तो देखिए पूंजी दायित्व की तरफ आपको लेनदार कितना दिया है, तो यहाँ लिखेंगे लेनदार, अंदर आपको रकम कितनी दी हुई है, 40,000, और आप कितना चुका रहे हो, 30,000, यानी लेनदार में कमी हो रही है कितनी, 10,000 की। तो यहाँ करेंगे माइनस कमी कितनी की, 10,000 की, बाहर जाने देंगे कितना, 30,000। और जब दायित्व में कमी होती है तो आपको क्या होता है, लाभ होता है। लाभ होता है, इसके लिए पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लेनदार खाते, कितनी रकम है आपकी, 10,000। ओके, दायित्व में कमी यानी लाभ, दायित्व में वृद्धि यानी नुकसान। क्लियर। उसके बाद आपको दिया हुआ है मकान की कीमत में 15% और फर्नीचर की कीमत में 20% की क्या करो, वृद्धि करो। तो मकान और फर्नीचर दोनों अपने लिए संपत्ति है, तो संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे मकान। तो मकान आपको कितना दिया है, तो मकान दिया है कितना, 90,000। अब मकान में क्या कर रहे हैं वो, 15% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो 15% किया तो कितना आया, 13,500। तो प्लस करेंगे वृद्धि 13,500। तो आपका मकान कितने का हो गया, 1,03,500 का। राइट। इसी प्रकार फर्नीचर में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे अपने फर्नीचर, अंदर देखेंगे आपको फर्नीचर कितना दिया है, तो फर्नीचर आपको दिया है 17,500। और फर्नीचर के अंदर कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 20% वृद्धि हो रही है। तो 17,500 का 20% कीजिए, कितना आया, 3,500। तो 3,500 प्लस किया तो फर्नीचर कितना हो गया आपका, 21,000। 7 3 20 और 500 500 1000, 21,000 हुआ। अब दोनों में वृद्धि है, वृद्धि है तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में जाएगा, जमा पक्ष में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मकान खाते और यहाँ लिखेंगे फर्नीचर खाते। तो मकान में कितना वृद्धि हो रहा है, तो मकान में 13,500 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे 13,500। और फर्नीचर में कितनी वृद्धि हो रही है, 3,500, तो यहाँ लिखेंगे 3,500। खास ध्यान रखें, जितनी वृद्धि कमी हो रही है उसी की असर पूर्ण मूल्यांकन खाते के अंदर दें। बहुत बार विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती से बाहर जो रकम ले जाते हैं वो पूर्ण मूल्यांकन खाते के अंदर लिख देते हैं। ओके, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके बाद लिखा है कि ₹460 की मजदूरी क्या करनी है, चुकानी बाकी है, जो बही में नहीं लिखी है। यानी क्या है, चुकाना बाकी खर्च। तो चुकाना बाकी खर्च कहाँ पे आता है, पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी मजदूरी, कितनी रकम दी गई है आपको, 460। राइट। और दूसरी असर दायित्व है अपने लिए चुकाना बाकी, तो दायित्व की तरफ करेंगे। यहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी मजदूरी, चुकाना बाकी मजदूरी।
रकम कितनी है 460। क्लियर, राइट। तो समायोजन पूरे हो चुके हैं। अब करेंगे अपने सिंगल सिंगल एंट्री। सबसे पहले पूंजी दायित्व की तरफ जाएंगे। क्या दिया है आपको पूंजी, तो पूंजी कहाँ पे आती है, पूंजी खाते के जमा पक्ष में क्या करके लिखते हैं अपने, शेष आगे लाए। तो शेष आगे लाए करके प्रेरणा की पूंजी कितनी दी है 50,000 और पीयूष की कितनी है 1,50,000। क्लियर। उसके बाद दिया है आपको अनामत फंड। तो अनामत फंड को क्या करते हैं अपने, बांटते हैं। जो भी अनामत होता है उसको पुराने अनुपात में, पुराने साझेदार के बीच में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो अनामत फंड कितना दिया है आपको 30,000। पुराना अनुपात कितना है अपना 1:3, राइट। तो 1:3 में 30,000 को बांट देंगे तो आएगा 7500 और 22,500। ओके। फिर दिया है लेनदार। तो लेनदार अपने लिख चुके हैं। फिर आपको दिया है खर्च चुकाना बाकी। तो उसकी सिंगल एंट्री करेंगे अपने दायित्व की तरफ, खर्च चुकाना बाकी। यहाँ खास ध्यान रखें कि जब भी वृद्धि कमी दी हो तो आपको खर्च और मिलनी बाकी आय के अंदर किसी भी प्रकार की वृद्धि कमी करना नहीं है। उसकी जो रकम जहाँ दी है वहाँ पूंजी दायित्व की तरफ दी है तो पूंजी दायित्व की तरफ लिख दें, संपत्ति की तरफ दिया हो तो संपत्ति की तरफ ही लिख दें। क्लियर। उसके बाद चलते हैं अपने संपत्ति लेना की तरफ। सबसे पहले दिया है मकान, तो मकान लिख चुके हैं अपने। फिर दिया है फर्नीचर, फर्नीचर भी लिख चुके हैं। फिर यंत्र, तो यंत्र भी की एंट्री हो चुकी है। स्टॉक, स्टॉक की भी एंट्री कर चुके हैं अपने। देनदार, देनदार भी लिख चुके हैं अपने। क्रम से जाइए ताकि कुछ लिखना बाकी हो तो तुरंत आपको पता चल जाए। फिर आपको दिया है रोकड़ और बैंक। जो रोकड़ और बैंक की प्रारंभिक बाकी है तो उसको उधार पक्ष में लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे, शेष आगे लाए। कोई एंट्री आपकी छूटनी चाहिए नहीं। तो शेष आगे लाए करके कितना है आपको दिया है 8,250। उसके बाद दिया है आपको मिलनी बाकी आय, यानी आय मिलनी बाकी। तो संपत्ति लेना की तरफ आता है तो यहाँ लिखेंगे आय मिलनी बाकी। कितनी रकम दी है आपको 750, तो लिख देंगे 750। क्लियर। सभी सिंगल एंट्री हो गई। अब क्या करेंगे, अपने खातों को बंद करेंगे। तो सबसे पहले अपने पूर्ण मूल्यांकन खाता बंद करते हैं। तो जमा पक्ष का टोटल करेंगे। चलिए कीजिए, जमा पक्ष का टोटल कितना हो रहा है आपका, कितना हो रहा है 42,000। ओके। अब इस 42,000 में से ये सभी क्या कर दो, घटा दो। कितना घटाना है 3,540 और 460, तो कितना बचा आपका 38,000। कितना बच रहा है 38,000। ओके। ये क्या आया आपका लाभ आया, राइट। लाभ को क्या करते हैं अपने, बांटते हैं। ओके। तो कौन से खाते ले जाते हैं अपने, पूंजी खाते। तो यहाँ आप लिख सकते हो पूंजी खाते। कौन से अनुपात में बांटेंगे, हमेशा लाभ को और अनामत को पुराने अनुपात में बांटते हैं। तो पुराना अनुपात कितना दिया है आपको, पुराना अनुपात पूंजी के ऊपर से ज्ञात किया था आपने 1:3। चलिए 1:3 में क्या करें, बांट दें प्रेरणा के बीच में और पीयूष के बीच में। चलिए बांटिए, प्रेरणा और पीयूष। तो प्रेरणा का कितना आया 9,500 और पीयूष का कितना आया 28,500। ओके। अब ये रकम कहाँ पे ले जाएंगे अपने, इस रकम को ले जाएंगे पूंजी खाते या चालू खाते के जमा पक्ष में। यहाँ लिखेंगे क्या, पूर्ण मूल्यांकन खाते। पूर्ण मूल्यांकन खाते, इसमें लिखेंगे कितना 9,500, इसमें लिखेंगे कितना 28,500। क्लियर। अब क्या करेंगे, अपने प्रेरणा का टोटल करेंगे। तो प्रेरणा का टोटल कीजिए चलिए जमा पक्ष का। तो प्रेरणा का टोटल किया तो कितना आया 73,000, 73,000। अब उसमें से क्या किया 3600 क्या करो घटा दो, घटा दिया तो कितना बचा 69,400। क्लियर। अब चलिए पीयूष का कीजिए, कितना आ रहा है 2,19,000। पीयूष का कितना आ रहा है 2,19,000। उसमें से 10,800 क्या करो घटा दो तो कितना बचा 2,08,200। ओके। और पोएनी का तो उतना का उतना ही रह जाएगा, कितना 62,500। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 62,500। टोटल लिख लेते हैं अपने 73,000, 2,19,000। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, सवाल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपकी अंतिम शेष आई उसको क्या करके लिखेंगे अपने, शेष आगे ले गए। क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। क्लियर।
अब इस बाकी को ले जाएंगे अपने कहाँ पर, पूंजी दायित्व की तरफ। टाइटल देंगे क्या, पूंजी। तीनों साझेदार का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, प्रेरणा, पीयूष और पोहिनी। तीनों की जो अंतिम बाकी आई है, अंतिम शेष जो आया है उसको लिखेंगे 69400। ये आया कितना, 208,200 और 62500। चलिए अब तीनों का टोटल कर दीजिए, कितना आया टोटल बताइए, 3,40,100। क्लियर। अब अपने क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे कौन सा खाता बंद करते हैं, रोकड़ और बैंक खाता। तो चलिए रोकड़ और बैंक खाते के उधार पक्ष का टोटल किया तो कितना आया, 94750। इसमें से दोनों रकम घटाओ जल्दी से, कितना बच रहा है बताइए। इसको क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। तो 3600 और 10,800 घटाया तो बचा कितना, 80,350। ओके, 94750। अब जो ये बाकी आई, इस बाकी को अपने कहाँ पे ले जाएंगे, संपत्ति लेना पक्ष में। क्या करके लिखेंगे, रोकड़ खाते या रोकड़ या बैंक खाते। राइट, तो रोकड़ खाते करके कितना लिखेंगे, 80,350। राइट। चलिए अब टोटल कर दीजिए, दोनों पक्षों का योग आपका कैसा आ जाएगा, समान। तो कितना आया, 3,72,000 और इस तरफ का भी कितना हो गया, 3,72,000। क्लियर। तो इस प्रकार ख्याति की एंट्री के साथ आप प्रवेश का सवाल कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप सभी खाते बंद करने, एक खाते की रकम दूसरे खाते में ले जाइए और लास्ट में आर्थिक चिट्ठे का टोटल कीजिए तो दोनों पक्षों का योग हमेशा आपका समान आएगा। क्लियर। जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को व्यवस्थित समझ लें, व्यवस्थित लिख लें। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।